हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की रोमांचक कॉमिक्स हेड्रोन का दूसरा भाग। पर कीको इस बार पूरी तैयारी के साथ आया है। ड्रिल का प्रयोग करना मुझे भी आता है कीको। आ ऊ ई मार डाला रे। यही सुनना चाहता था ना तू? सुन लिया। अब ये आवाज सुन। ये टनों भारी टुकड़े तेरे गुदगुदे बदन से टकराकर वापस नहीं उछलेंगे। अब भुगत अपने शरीर को गुदगुदा बनाने का परिणाम। नागराज पर इस पूरे ग्रह का सारा मेटल भी गिरा देगा तो भी दबा नहीं पाएगा। पर इसका अंत कैसे करूं? अब तो इसके अद्भुत ठंडे बादल मेरे शरीर पर भी दुष्प्रभाव छोड़ रहे हैं। सबसे पहले तो इन बादलों को अपने विष बादलों से घेरता हूं ताकि ये किसी चीज के संपर्क में ही ना पाए। न संपर्क होगा और न ही कोई भी चीज गलेगी। पर जो बादल नागराज के शरीर को नहीं बख्श रहे थे, वे भला उसके विष को कैसे बख्श देते? विष ना कभी मुझे रोक पाया है और ना कभी रोक पाएगा नागराज। यहाँ पर अगर कुछ रुकेगी तो सिर्फ तेरी धड़कन। तू चाहे कड़ा हो चाहे गुदगुदा, आज मैं तेरे शरीर को तोड़कर ही रहूंगा। आ अब तो पहले यह समझना पड़ेगा कि आखिर इसके हथियार की काट क्या है। ओह, बादल का इससे स्पर्श जंग सा लगने लगा है। मैं समझ गया। यह ऑक्सीजन के बादलों का प्रयोग कर रहा है जो लगभग हर चीज को ऑक्सीडाइज करके उसको क्षय करने की क्षमता रखते हैं। इस पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन ही नहीं है। अब मैं इस पर ध्यान दे रहा हूं तो मुझे जानकारी मिल रही है कि इस पृथ्वी पर लिविंग मेटल के द्वारा जीवन की शुरुआत ही इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। आज इस पृथ्वी के वासी ऑक्सीजन के बारे में जानते ही नहीं हैं, इसलिए अब तक इससे निपटने का रास्ता भी नहीं तलाश पाए। वरना ऑक्सीजन को खत्म करने का तो एक सीधा सा तरीका है, उसे जला दो। मैं भी अगर इस वातावरण में बिना ऑक्सीजन के सांस ले पा रहा हूं तो शायद इसलिए क्योंकि यहाँ वाला नागराज मेरे शरीर में समाया हुआ है। और अरे, ये क्या? ध्वंसक सर्प ऑक्सीजन में आग नहीं लगा पाए। तू बच गया नागराज। लगता है तू इस बार ज्यादा सियाना हो गया है। तूने मेरी कमजोरी ढूंढ ली है, पर तू मेरी कमजोरी का फायदा नहीं उठा पाएगा क्योंकि मैं अपनी एक्टिव ऑक्सीजन को अपनी खास मेटल गैस के कवच में घेर कर रखता हूं और तेरे पिलपिले नाग उस मेटल गैस को भेद नहीं सकते। सिर्फ मेटल सर्प उस कवच को भेज सकते हैं, पर उनको मेरी एक्टिव ऑक्सीजन पहुंचते ही गला डालेगी। जैसे कि अभी तू गल रहा है, सिर्फ 1 मिनट बाद मेरी गैसेज तेरे कंकाल को गला रही होंगी। तू तो ज्योतिषी बनने के काबिल भी नहीं है कीको, क्योंकि तेरी भविष्यवाणी गलत सिद्ध होने वाली है। ये 2 टके के मेटल सर्प मुझे गलत सिद्ध करेंगे। अब ये तो मेरे एक्टिव ऑक्सीजन क्लाउड की हद में प्रवेश करते ही गल जाएंगे। तेरी ये भविष्यवाणी जरूर सच होगी कीको। मेटल स्नेक के अंदर ध्वंसक सर्प, क्योंकि जब ये सच होगी तभी तेरी पहली भविष्यवाणी गलत सिद्ध होगी। इसकी ऑक्सीजन तक ध्वंसक सर्पों को पहुंचाने का यही एक तरीका था। मेटल सर्पों ने मेटल तोड़ने का काम किया और ध्वंसक सर्पों ने आग लगाने का। मेरी और मेटल नागराज की शक्तियों ने मिलकर कीको नाम के खतरे को नष्ट कर दिया है। अब चूंकि यहाँ का खतरा टल गया है, इसलिए शायद अब मैं वापस जा रहा हूँ। नागराज वापस रवाना हो चुका था और ब्लैक होल का खतरा और बढ़ गया था। उफ, मुझे इसके इतने ज्यादा शक्तिशाली हो जाने की उम्मीद नहीं थी। मुझे वापस जाकर कुछ नए तिलिस्मी यंत्र लाने होंगे, पर जाऊं कैसे? इसकी जबरदस्त गुरुत्व शक्ति हमको और पास खींच रही है। दादाजी संभालिए, यान को पीछे कीजिए जल्दी। पर ना तो ब्लैक होल के बढ़ने की गति को मात देना संभव था और ना ही उसके गुरुत्व बल को। सभी जुझारू योद्धा बगैर किसी प्रतिरोध के ब्लैक होल में समा गए। हमारी पृथ्वी पर मौजूद अंतिम सुरक्षा कवच भी ढह गया था, पर पृथ्वी को बचाने की लड़ाई दूसरे मोर्चों पर भी लड़ी जा रही थी। वैसे तो ये डाटा रिकॉर्ड मेरे कंप्यूटर में है, पर आप 18 साल पुराने रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। आप लोग क्या मीडिया से हैं? जी नहीं। तो फिर मीडिया वालों के पास जाओ, वे हमारे सारे रिकॉर्ड देख चुके हैं। उनके पास रजन मेहरा के मृत बच्चे, बीवी की फोटो और पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। हम कुछ और देखना चाहते हैं। कुछ और क्या? कुछ और है ही नहीं बताने को, है ना?
हम सिर्फ एक तथ्य जानना चाहते हैं कि जिस दिन राजन मेहरा की पहली पत्नी के मृत बच्चा पैदा हुआ, उस दिन हॉस्पिटल में और कोई मृत बच्चा पैदा हुआ था या नहीं। मैं मर के पैदा हुए का तो नहीं, पर पैदा होकर मरने वालों का हिसाब जरूर रखता हूं। इस जलेबी जैसे डायलॉग का मतलब, ये जलेबी आप लोगों को ये खिलाएंगे मिस्टर फांसियर और इनके चंद शूटर्स। आप लोग क्यों अपनी उंगलियों को कष्ट दे रहे हैं? हमको छोटी सी जानकारी दे दो, हम चले जाएंगे। वैसे भी बंदूकें हम पर काम नहीं करेंगी। ये बंदूकें नहीं हैं, फ्रीक्वेंसी डिरप्टर है। और इस कमरे में चारों तरफ ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी जैमर लगे हुए हैं। यहाँ से अगर तुम लोग जिंदा बाहर गए तो सिर्फ एक जगह पर जाओगे, ग्रेट मैग्नम के पास। हा 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 हा। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? बहुत ज्यादा डरने पर ऐसा होता है। हंस लेने दो बेचारों को। अरे मैं तो अंधेरे का तीर निशाने पर लगने पर खुश हो रहा हूं। अभी तक तो मुझे सिर्फ शक था, पर मैग्नम के टांग अड़ाने से उसका इस मामले से संबंध स्पष्ट हो गया है। ध्रुव और और चंडिका भी। मैंने तो सुना था कि ये दोनों ब्लैक होल में गायब हो गए थे। हमने भी यही समझा था कि हमारा अंत आ गया, पर ब्लैक होल ने हमको इस रूप में ट्रांसफॉर्म करके यहाँ भेज दिया। और इस आयाम के बारे में नागराज से इतना कुछ सुन चुका था कि मुझे असली माजरा समझते देर नहीं लगी। अब हमको अपनी पृथ्वी को बचाना है, और उसके लिए हमको उस छोटी सी जानकारी की जरूरत है। अब तक न जाने वह बढ़ता ब्लैक होल पृथ्वी को कितना निगल चुका होगा। तू उस छोटी सी जानकारी से ब्लैक होल को रोक लेगा। वह ब्लैक होल जो पृथ्वी जैसे ग्रहों को तो चबाता तक नहीं है। ये किरणें जैसे मेरी हर मांसपेशी को तोड़ रही है। मेरी भी। ये फ्रीक्वेंसी जैमर के कारण हो रहा है। उसके कारण हमारे शरीर इस फ्रीक्वेंसी के प्रतिरोधक बल को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। जैमर को ढूंढकर नष्ट करना जरूरी है। तो फिर हमें यहाँ पर भी मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़नी होगी। समझ गई? दिमाग चाहे तो शरीर को कुछ भी सहने योग्य बना सकता है, चाहे वह शरीर मेटल का हो या बिना फ्रीक्वेंसी का। ही बंद भी कर यार। अब हा 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 गुदगुदी हो रही है। ये हंसा हंसा कर मार डालेंगी। ही ये कैसे हो सकता है? ये असंभव है। जरूर फ्रीक्वेंसी जैमर काम नहीं कर रहा है। सबसे पहले यह मेन यूनिट ही खराब होती है, फिर इससे जुड़े वे दर्जनों छोटे जैमर। पर यह तो फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, बस अभी तक। अब यह काम नहीं करेगा। अरे पर तू तो वह नाटक था, ताकि तुम वही समझो जो तुमने समझा। ये तो सिर्फ ध्रुव का कमाल है, जो इतनी पीड़ा, इतना दर्द सहकर भी ऐसा दिखा रहा था जैसे उसे मजा आ रहा हो, जैसे अब मुझे आ रहा है कड़ाक। और अब तुझे आएगा। आ रहा है ना? आहा, मुझे मत मारो। मुझे बुखार है, बीपी है, 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। तेरा तीसरा हार्ट अटैक मैं हूं। बता, कितने मरे बच्चे पैदा हुए थे उस वक्त? सिर्फ एक। उसका डाटा दिखा, खोल उसकी फाइल। काम हो गया चंडिका, डाटा मिल गया। हो गया? डाटा का बाप मिल गया। मैंने बैकअप छोड़कर हार्ड डिस्क ही निकाल ली थी, ताकि ये इसमें हेर फेर ही ना कर सके। गुड। तो फिर हमारा अगला पड़ाव कहाँ है? टर्निप रोड। ढूंढने में जरा समय लग सकता है। वही तो नहीं है हमारे पास। ध्रुव की पृथ्वी के पास सचमुच समय नहीं था, पर उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई थी। नागराज बस आने ही वाला था। आखिरकार मैं अपनी पृथ्वी पर आ ही गया। सब कुछ शांत है। शायद खतरा टल गया है, पर वहां दूर आसमान पर कैसे बादल नजर आ रहे हैं? ये तो बादल नहीं, चट्टाने हैं, उड़ती चट्टाने। और ये उस शहर पर बरसने वाली हैं। अरे मेरा मेरा रूप फिर से बदल गया है। फिर से मानसिक संदेश मिल रहा है। ये मेरे शरीर में मौजूद एक अन्य नागराज की पृथ्वी है, और अब मुझे इसके निवासियों को बट्टान से बचाना है। बट्टान ऐसा कर कैसे पाता है, यह किसी को पता नहीं, और कहाँ बैठकर ऐसा करता है, यह भी अब तक एक रहस्य ही है। अब मुझे इससे निपटना पड़ेगा। पर ऐसे ही अगर मैं असंख्य नागराजों की मुश्किलें सुलझाता रहा तो मेरी पृथ्वी का क्या होगा? नागराज नागराज आ गया। वाह! नागराज एक अद्भुत जाल में फंस गया था, और इस जाल से जल्दी बाहर निकलने का उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था।
इस मुसीबत को जल्द से जल्द दूर करना। ओह, नागराज ने तो चट्टान में नागों का जेट इंजन लगा दिया। अब ये चट्टाने चाहे बट्टान गिराए, पर गिरने की जगह तय करेगा नागराज। अब सबसे पहले इन चट्टानों के उड़ने का रहस्य जानना होगा। ओह, जैसे जैसे मैं चट्टानों के बादल के अंदर जा रहा हूँ, मेरा शरीर हल्का होता जा रहा है, जैसे मैं अंतरिक्ष में तैर रहा हूँ। ओह, यह क्या है? ये तो किसी किस्म की एंटी ग्रेविटी रेज लगती है जो इस यंत्र से निकल रही है। तो यह है बट्टान का राज। बट्टान कहीं दूर बैठकर इस एंटी ग्रेविटी डिवाइस को कंट्रोल कर रहा है। वह जब चाहे तब किसी भी चट्टान का कनेक्शन काटकर उस चट्टान को नीचे गिरा देता है। वेलकम नागराज, इस चट्टानी कब्रिस्तान में तुम्हारा स्वागत है। बट्टान, कहाँ है तू? मर्द का बच्चा है तो सामने आकर धमकी दे। नहीं आता, क्योंकि मैं तो औरत का बच्चा हूँ, अपनी माँ का। पर हाँ, तेरी अंत्येष्टि में मैं जरूर आऊँगा, नाक पर मास्क लगाकर। तू जलेगा तो धुआं भी जहरीला निकलेगा। अब ये चट्टाने तुझे यही ग्राइंडर की तरह पीस देंगी। आ आ उम्फ। तड़पना बेकार है नागराज, तू ब्रह्मांड की शक्तियों से नहीं जीत सकता। नागराज का तड़पना सचमुच बेकार गया। चट्टाने आपस में एकाकार हो गई, क्योंकि पूरी शक्ति लगाने के बावजूद भी नागराज चट्टानों को रोक नहीं पाया और महानगर पर लाल रक्त टपकने लगा। महानगर की सड़क ही नागराज की कब्र बन गई। नागराज मर गया? असंभव। कड़ 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 कड़। देखा नागराज, हम वादा नहीं करते किसी से, पर करते हैं तो निभाते हैं। ले, आ गया मैं तेरे क्रियाक्रम में। काश तेरे पास मेरी बात सुनने के लिए कान होते। बोलो, पर चिल्लाना मत, मैं फट जाऊंगा। तू तू बच गया, मेरी चट्टान चक्की से बच गया। असंभव। पर तू जिंदा है तो वह टपकता रक्त किसका था? वह रक्त एक बेचारे छोटे अजगर का था, जो जोश में चट्टानों को अपनी जकड़ से तोड़ने के लिए मेरे शरीर से बाहर आ गया था। तू पर्वतों को भी चक्की के पार्ट बना ले, फिर भी नागराज लोहे का चना ही साबित होगा। पट्टान, तुझमें तुझमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? और अगर इतनी शक्ति आ गई है तेरे पास, तो तूने मरने का नाटक क्यों किया? तुझे अपने पास बुलाने के लिए ढूंढने का समय नहीं था। चल, अच्छा ही हुआ। क्यों समय व्यर्थ कर रहा है पट्टान? जब तेरी भीमकाय चट्टाने मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकी, तो ये गोले मेरा क्या कर लेंगे? जानता हूं, पर यह सिर्फ तेरा ध्यान बटाने के लिए है, ताकि मैं ये कर सकूं। तू चट्टानों को तोड़कर रेत का तूफान उठा रहा है। मैं इनको तोड़ तो नहीं सकता, पर तेरा ये रेतीला तूफान मेरी फूंक के आगे ठहर नहीं सकता। ये रेत के मामूली कण नहीं है नागराज, ये सुपर चार्ज्ड कण है। ये तेरे बदन से ऐसे चिपक जाएंगे जैसे चुंबक से लोहे का बुरादा। ओह, सचमुच ये मेरे शरीर से अलग नहीं हो रहे हैं, और अब ये मेरे नाक, कान और मुंह के रास्ते से मुंह के अंदर घुस रहे हैं। और अगर ऐसा हो गया तो फिर इनसे पीछा छुड़ाना सच में मुश्किल हो जाएगा। अब अपने प्लान पर काम शुरू करने में देर नहीं करनी चाहिए। पर नागराज की जो भी योजना थी वह सफल होती नजर नहीं आ रही थी। हा हा हा, मजा आ गया। ग फाप गप सुड़ आ गड़ो। हाँ, टेस्टी था। इतने दिनों में तू ये तक समझ नहीं पाया नागराज कि तेरे सांप मेरे लिए नूडल से ज़्यादा कुछ नहीं है, और तू मेरे लिए कीबोर्ड से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये तू मेरे कंट्रोल्स के साथ क्या कर रहा है? इनको तोड़ रहा हूँ ताकि तू इनको दोबारा सेट करके चट्टानों का बादल बनाने वाले उस एंटी ग्रेविटी बॉल को ठीक ना कर ले, जो इस वक्त तेरे पेट में है। मेरे पेट में? पर वह मेरे पेट में पहुंची कैसे? उस सांप के पेट से, जो तुझको स्वादिष्ट लग रहा था। यही मेरा प्लान था, बस पहले थोड़ा सा पिटकर तेरा ध्यान बटाना था। अब तू तब तक किसी सैटेलाइट की तरह चक्कर काटता रहेगा जब तक तेरी एंटी ग्रेविटी बॉल की बैटरी फूक नहीं जाती। इस बार उम्मीद है कि मैं अपनी पृथ्वी पर वापस पहुंच जाऊंगा। इस उम्मीद पर ही पृथ्वी की उम्मीद कायम थी। पर ध्रुव ब्लैक होल को रोकने की लड़ाई एक दूसरे ही अनोखे स्तर पर लड़ रहा था। तो उस दिन आपका बच्चा मृत पैदा हुआ था। हाँ,
और अस्पताल के दाह गृह में ही उसकी अंत्येष्टि कर दी गई। हमको तो बस राख से भरी एक हंडिया थमा दी गई जो हमने नदी में प्रवाहित कर दी थी। मेरे ख्याल से इनको धोखा दिया गया है। बच्चा दाह गृह में जाते ही दूसरे रास्ते से निकाल लिया गया होगा, क्योंकि आमतौर पर हमारी पृथ्वी पर तो अस्पतालों में शवदाह किया ही नहीं जाता। कहीं भी ऐसा नहीं होता। अस्पतालों में दाह गृह तो बायोलॉजिकल वेस्ट जलाने के लिए होता है। यानी इसमें अस्पताल की कोई चाल दिखती है, हम पहले से जानते हैं कि इसमें उनकी मिली भगत है। इनका हमारी पृथ्वी से क्या मतलब है? कहाँ से आए हो तुम लोग? आपके पड़ोस से बाबा। बस आज तक मुलाकात नहीं हुई थी। धन्यवाद बाबा। अब आखिरी पड़ाव, और उसके बाद हमारे पास होंगे सबूत और तुम्हारे सामने होगा मैग्नम। मैग्नम, ये तो ताशा की आवाज़ है। मैंने तो इसकी एंट्री पर सख्त बैन लगा दिया था, फिर मेरे गार्ड्स ने इसे अंदर कैसे घुसने दिया? बहन है मेरी पापा, आने दो। रोको उसे, वरना मेरा ध्यान भटकेगा। अभी मैं सभी आयामों की फाइनल ट्यूनिंग कर रहा हूँ। फाइनल ट्यूनिंग की जरूरत तो तुमको है मैग्नम। डैड, इसे बाहर करो। पर अभी तो तू कह रही थी कि बहन है, आने दो। मुझे इसका कॉन्फिडेंस देखकर कुछ गड़बड़ लग रही है। अब शायद ये वह जानती है जो हम पहले से जानते हैं। क्या बकवास कर रही है लड़की? अगर तू रोबो की बेटी ना होती तो? गार्ड्स, इसे बाहर निकालो तुरंत। पहले हम अंदर तो आए। दरवाजे पर कोई अदृश्य फोर्स फील्ड है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। वैसे भी मेरी पूरी बात सुनने के बाद तुम्हारे पास वक्त ही वक्त होगा। बोलो, पिछले 1 घंटे में तुमको ऐसा क्या पता चल गया जो तुमको अब तक नहीं पता था? वही जो तुमको अभी तक नहीं पता है। हाँ बोलो, क्या? कौन ले गया हार्ड डिस्क को? क्या? और तुम्हें अभी होश आया है? अच्छा, सच में अभी होश में आए हो? किसका फ़ोन है? फांसियर का, जिसको हॉस्पिटल के डायरेक्टर की निगरानी पर लगाया गया था। डायरेक्टर के पास से सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है। और पता है उस इन्फॉर्मेशन को ले जाने वाले कौन थे? कौन? ऊफ, 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 घप। तो डैड ने तुमको बताया कि आईजी राजन ने ध्रुव को फिकवा दिया, और आईजी राजन कहते हैं वह बच्चा मरा पैदा हुआ था। हॉस्पिटल रिकॉर्ड कहते हैं कि बच्चा था और मरा पैदा हुआ था, पर वह बच्चा किसी और का था। उसको आईजी राजन की मृत पत्नी के पास रखने वाला शख्स आईजी राजन नहीं था, वह कोई और था। ओ, कहानी में ट्विस्ट। कौन था वह? वह रोबो था, वह शख्स जिसने तुमको बताया कि यह काम राजन मेहरा का था। पर रोबो ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि रोबो राजन मेहरा से बदला लेना चाहता था। राजन मेहरा जैसा पुलिस ऑफिसर उसकी राह में रोड़ा था। उसके रहते रोबो महानगर में अपना साम्राज्य नहीं बना पा रहा था। इसलिए माय डियर डैड, रोबो ने राजन मेहरा पर मनोवैज्ञानिक वार किया। राजन मेहरा शोक के कारण कुछ दिनों के लिए उतने सक्रिय नहीं रह सके, और रोबो को अपना साम्राज्य स्थापित करने का मौका मिल गया। अभी तक रोबो को भी यह पता नहीं था कि उसने आईजी राजन के जिस बच्चे को जंगल में फेंका था वह बच गया था, और उस वक्त तक राधा श्याम का बेटा ध्रुव बन चुका था। समय बीता और राजन मेहरा के बजाय ध्रुव रोबो के गले में अटकी हड्डी बन गया। अब रोबो को ध्रुव को ठिकाने लगाना था, और रोबो दी डैड का एक खास स्टाइल है। वो अपने शिकार पर मनोवैज्ञानिक वार करना ज़्यादा पसंद करता है। उसने अपने आदमियों से ध्रुव की भी जन्मपत्री निकलवाई, और तब उसे पता चला कि यह तो उसी के बीच से उगा है। 1 मिनट ताशा, ध्रुव की कहानी तुम मुझे क्यों सुना रही हो? क्योंकि ध्रुव को उस जानकारी ने मारा है कि उसके पैदा होते ही उसके अपने बाप ने उसे धोखा दिया, और इस कारण उसका दुनिया, समाज और अपनों पर से विश्वास उठ गया। एक धोखे ने एक धोखे से एक धोखे को पैदा किया। मैग्नम के एक झूठ ने ध्रुव को मारा है, और अब एक सच जिंदा करेगा। शिट, ध्रुव को। तो तुम यह सच्चाई जान ही गई हो, तो एक सच्चाई और जान लो। जिस समाज को मैं हमेशा बचाता आया उसी ने अपना घिनौना रूप मुझे दिखा दिया। जिस समाज को मैं बचा रहा था उस दोगले समाज को तो दंड मिलना चाहिए था,
और वही मैंने उसे दिया, मैग्नम बनकर। पर तुमको ये कपोल कथा बताई किसने? बताई नहीं, दिखाई, सुनाई और समझाई भी। सबूत चाहिए तो हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स की हार्ड डिस्क हमारे पास है। सबूत? अब ये तो सभी जानते हैं कि वह बच्चा मैं नहीं था। इसका क्या सबूत है कि मुझे राजन मेहरा ने खुद ही जंगल में नहीं फेंका था? ठीक है, मैं अब ऐसा गवाह पेश करूंगा जो कभी झूठ नहीं बोल सकता ही नहीं। यह है मेरा गवाह गजराज। बड़ी मुश्किल से कई जानवरों से पूछते पूछते मैं इन तक पहुंचा हूं। ये उस वक्त वहीं पर थे जिस वक्त तुम्हें जंगलों में फेंका जा रहा था। और जानवर झूठ नहीं बोलते। सच में अभी पूछता हूं कि मुझे फेंकने वाला कौन था। चिचा 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 चिचाऊं चिचाऊं चिचाऊं। रोबो, तो तुम थे मुझे जंगल में फेंकने वाले। अगर मैं तुम्हारी बातों में आकर प्रतिशोध में अंधा ना हो गया होता तो ये तरीका तो मैं खुद ही बहुत पहले सोच लेता। मैंने सब खुद मटिया मेट कर दिया। अभी भी सब कुछ सुधर सकता है ध्रुव, बस तुम अपने आप को संभालो तो। ए बहन, अपने जीजा जी को क्या पट्टी पढ़ा रही है? इसको नहीं, पर तुमको एक बात जरूर समझानी है। छोटी बहन के पति को जीजा नहीं कहते। गार्ड्स, कोई फायदा नहीं। अब हम 4 हैं और साथ में गजराज भी है। देखो चंडिका, जो काम लड़ाई से नहीं हो सकता था वह ध्रुव को सही रास्ता दिखाने से हो गया। तुम्हारा प्लान हमेशा परफेक्ट होता है भाई। भाई, श्वेता के पूरी बात सुनने की आदत डालो। बस सारे कंट्रोल रीसेट हो गए, अब सिर्फ रिस्टोर का बटन दबाना बाकी है। ये क्या? ये दबा बटन और रिस्टोर हो गया। ये क्या? मेरा पासवर्ड काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैंने उनको ओवरराइड करके अपने नए कोड लगा दिए हैं। पर तुमने पासवर्ड कैसे जाना? रोबो के लिए यह बच्चों का खेल है। अब इस ब्रह्मांड का मालिक भी मैं हूं और तेरा भी। आस्तीन के सांप वाली कहावत पर मैं शुरू से यकीन करता हूं। तुम्हारे नई पासवर्ड डालते ही वह वायरस प्रोग्राम एक्टिवेट हो गया है जिसे मैंने पहले से ही इस पूरे सिस्टम में लोड कर रखा था। यह वायरस इस सिस्टम से कनेक्टेड हर सिस्टम का डाटा खत्म कर देगा और ऐसा करने में यह सिर्फ 2 मिनट का समय लेगा। मैं मंजिल के इतने करीब आकर हार नहीं सकता। तुमको इस वायरस को डिलीट करना होगा ध्रुव। मैं यह वायरस किसी भी कीमत पर डिलीट नहीं करूंगा। तो मैं तुम्हारी सबसे प्रिय चीज को डिलीट करूंगा, इस महानगर को। मेरा सिस्टम अभी भी एक्टिवेट है। इसका सबूत चाहिए तो ये देखो। ओह, गजराज डिलीट हो गया। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 सेकंड है। 1 2 3। बस मैं जानता हूं कि तुम जैसा कमीना जो कह रहा है वह कर भी सकता है। लो, मैंने वायरस को डिलीट कर दिया। शाबाश शाबाश। अब मैं सबसे पहले अपनी जिंदगी के वायरस को डिलीट करूंगा। तुमको ध्रुव की योजना सफल होकर भी असफल हो गई थी और अब उसकी पृथ्वी पर मानवता के विनाश की शुरुआत महानगर के तट से शुरू होनी तय थी, क्योंकि नागराज एक ऐसे चक्र में फंसा हुआ था जहां से उसके जल्दी वापस आने की उम्मीद नहीं थी। ओह, एक और पृथ्वी, और यहाँ पर टेरिकोट का हमला हो रहा है। टेरोकीट, जो जमीन की उपजाऊ मिट्टी को खा जाते हैं। और अभी ये इनके हमले की शुरुआत है। मैं यहाँ पर भी सही वक्त पर पहुँचा हूँ। यानी, अरे, अब मैं समझा। नागराज का समय पर वापस पहुँच पाना उतना ही असंभव था जितना कि मैग्नम ध्रुव का बच पाना या ध्रुव चंडिका का वापस अपनी पृथ्वी पर आ पाना। तुमने मैग्नम को मारकर अच्छा नहीं किया ध्रुव। अब अगर नताशा को मैग्नम नहीं मिला तो ताशा को ध्रुव भी नहीं मिलेगा। ध्रुव की फ्रीक्वेंसी बदलने से तुमको मेरी जान लेनी होगी। माय गॉड। ओह, इमोशनल डायलॉग से बड़ा फायदा होता है चंडिका। फायदा? टाइम वेस्ट होता है। वेस्ट नहीं होता, मिलता है, ताकि हम बाजी को पलट सके। आओ डैड, ये लोग भाग रहे हैं, पर भागकर जाएंगे कहाँ? कोई भी वस्तु खुद छुप सकती है पर अपनी फ्रीक्वेंसी को नहीं छुपा सकती। उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करने में समय लगेगा, पर मेरे पास एक दूसरा तरीका भी है। ध्रुव की फ्रीक्वेंसी को अभी मैग्नम की पोशाक प्रोटेक्ट कर रही है। मैं दूसरे ध्रुव और उस चंडिका की फ्रीक्वेंसीज को आराम से पकड़ सकता हूँ और उनको
वापस वहीं पर भेज सकता हूँ जहाँ से वे आए हैं, उस मौत की गार में जिसे ब्लैक होल निगल रहा है। ये क्या हो रहा है चंडिका? और इनका साथ छूटते ही ध्रुव और ताशा भी कमज़ोर पड़ जाएंगे। कोई फोर्स हमें खींच रही है और हमको खींचने वाली फोर्स सिर्फ एक ही हो सकती है। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के तीसरे और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।